हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे है, जहां हम लोग बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ और एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम लोग बीआरएफ की बात करें तो इसमें जो 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड देन पार्टनरशिप एक्ट। अब ये तीनों ही बहुत सारे कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस के पार्ट हैं। चाहे आप बात कर लो बीकॉम की, चाहे एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की, सीएमए फाउंडेशन एग्ज़ाम की, यूजीसी नेट, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं तो ये तीनों ही चैप्टर बहुत रेलेवेंट और इसके एमसीक्यूज एग्जाम में ज़रूर कवर करते हैं। तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे तो ऑलरेडी एमसीक्यूज अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि हम पार्ट में अपलोड करें। रीज़न बीइंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है और उसके कुछ पॉइंट्स, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमें डिस्कस करने हैं। तो अगर वो एमसीक्यूज क्लास आपने नहीं किए तो हमने 3 पार्ट अभी तक अपलोड किए, वो तीनों क्लास अब ज़रूर से कवर कर लेना। एंड हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आज बेसिकली हम लोग सोगा पे डिस्कशन करने वाले, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे, और इसकी आज हम लोग फुल कवरेज करेंगे। ये एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है। अगेन हम बता रहे हैं, जितने भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत रेलेवेंट है। आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ हमने मेंशन भी किया एमसीक्यूज ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द कोड गवर्निंग सेल ऑफ गुड्स वॉज अर्लियर कंटेन्ड इन। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आने के पहले बेसिकली जो भी गुड्स, जो भी मूवेबल गुड्स का सेल होता था वो इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब देखो यहाँ पे हम ये बता दें कि गुड्स ना 2 तरह का होता है। एक होता है मूवेबल, जिसको हम ले करके कहीं पे भी आ जा सकते हैं, और एक होता है इमूवेबल। जैसे कि अगर हम लोग बात करें लैंड की, बिल्डिंग की, ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो एक्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आज भी। बट जो मूवेबल गुड्स के लिए एक्ट है, पहले था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अब है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन। अभी बताया कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट, गुड्स मीन्स, यहाँ पे गुड्स बेसिकली क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। येस, अगर एक्शनेबल क्लेम्स की बात करें, जैसे हम डेट की बात कर रहे हैं एंड मनी, तो ये दोनों भी नो डाउट मूवेबल है, बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करते। सम काइंड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो कभी पार्ट नहीं बन सकता। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नो। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी कभी भी यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का पार्ट नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which one of the following does not connote goods as defined in the sales of goods act? Money, animals, debt, both A and C. बोथ ए एंड सी, क्योंकि अगर मनी की बात करें या एक्शनेबल क्लेम की बात करें तो ये दोनों ही गुड्स का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ गुड्स एज डिफाइंड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? स्टॉक्स एंड शेयर्स, एक्शनेबल क्लेम्स, लीगल टेंडर मनी, बोथ बी एंड सी। अगेन आंसर क्या होगा? एक्शनेबल क्लेम्स, दैट इज डेट की बात करें, एंड लीगल टेंडर मनी मतलब मनी की बात करें, तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। क्योंकि अगर स्टॉक्स एंड शेयर्स की बात करें तो ये मूवेबल है एंड इसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय। अब देखो, जहां आप सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हो ना, तो गुड्स बिक गया, मतलब ए ने गुड्स बी को सेल किया है, दैट इज जो ए की ओनरशिप है, प्रॉपर्टी है, वो उसने क्या की? ट्रांसफर कर दी। अब यहाँ देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, डिलीवरी देना एक अलग चीज़ हुई, गुड्स की डिलीवरी देना एक अलग चीज़ हुई, उसको हम सेल्स नहीं मानते हैं। बट जब गुड्स की आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, दैट इज गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करो, तब हम मानते हैं कि सेल हो रही है। ऑप्शन देखो, लिखा है द सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर in exchange of certain goods. The seller transfers or agrees to transfer the property and goods to the price to the buyer for price. The seller gives possession of goods to the buyer. करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की तो इसमें सेल भी आता है
एंड अग्रीमेंट टू सेल भी आता है कि हम फ्यूचर में भी आपको सेल करने के लिए बोल सकते हैं, बट देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर, मतलब आप चाहे तो अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दे रहे हो, ए ओनरशिप ट्रांसफर करा है बी को, या फिर वो अग्री कर रहा है कि हाँ हम अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे और बदले में बी से क्या लेंगे, प्राइज लेंगे। क्लियर? तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, a valid contract of sale includes an agreement to sell, does not include an agreement to sell, includes hire purchase contract, includes contract work and labor। तो contract of sale में sale भी हो सकता है as well as agreement to sell भी हो सकता है। दोनों में difference क्या है? sale मतलब A ने आज ही B को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, दैट इज ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। एंड अग्रीमेंट टू सेल में A प्रॉमिस करता है कि हम B को फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे और बदले में B से प्राइज लेंगे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा A। Next, an essential element of a contract of sale is transfer of ownership in goods, delivery of goods, both A and B, either A और B। अब essential मतलब ज़रूरी एलिमेंट की बात करें तो ओनरशिप मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है ना। डिलीवरी तो हम बहुत बार बहुत लोगों को देते हैं, जैसे मान लो A ने B को डिलीवरी दी, बट B कौन है? A का एजेंट है, तो क्या यहाँ पे सेल माना जाएगा? नहीं। तो ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। एसेंशियल एलिमेंट क्या है? ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना। तो करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, where under a contract of sale the property in goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called। अब कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसको डिनोट करिए, इतना याद रखना कि अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ओनरशिप। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है तो हम किसकी बात करें? सेल की। और अगर ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होती तब अग्रीमेंट टू सेल की। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ए सेल। नेक्स्ट, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर टाइम। देखो लिखा है कि फ्यूचर टाइम में ट्रांसफर होगी, तो ऐसे अग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? अग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट, अ वैलिड सेल मस्ट हैव टू पार्टीज हु must be competent to contract, may not be competent to contract, must be Indian citizens, must be resident of the same state। अब देखो वैलिड सेल की बात करें तो सिंपली यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि दोनों ही पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए, मतलब इस लायक होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा ए। और कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हमने ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट, इन अ वैलिड सेल absolute ownership must be transferred to the buyer, absolute ownership with the goods must be transferred to the buyer। कंडीशनल, अब देखो अगर वैलिड सेल की बात करें तो जो भी होगा एब्सोल्यूट टर्म में होना चाहिए, कुछ भी कंडीशन वाइज नहीं होना चाहिए। और एब्सोल्यूट टर्म में ओनरशिप भी ट्रांसफर हो एज वेल एज गुड्स की डिलीवरी भी मिले, ये नहीं कि सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर करके छोड़ दिया, गुड्स की डिलीवरी नहीं दी। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the subject matter of a valid sale are such goods which are transferred by seller to the buyer for a price, transferred by succession, transferred by a will, transferred by a buyer to the seller। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि यहाँ देखो कह रहा है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ वैलिड सेल, मतलब अगर हमें वैलिड सेल करनी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि सेलर बायर को अपने ओनरशिप ट्रांसफर करे और बदले में उसको प्राइस मिले, पैसा मिले। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट टू सेल इज, अब अग्रीमेंट टू सेल क्या होगा? एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी मतलब जहां दोनों ही पार्टीज को अपना अपना रोल अभी प्ले करना है, और एग्जीक्यूटेड मतलब जहां दोनों ही पार्टीज ने अपना अपना पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा, कवर कर लिया होगा। मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और जो होगा जहां दोनों पार्टीज अभी अपना अपना रोल प्ले करेगी उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट टू सेल में तो यही होता है कि आप एक फ्यूचर डेट के लिए डिसाइड करते हो कि आप ओनरशिप ट्रांसफर करोगे और वो आपको बदले में प्राइस देगा, तो ये क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल। अब देखो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि ठीक है हम फ्यूचर डेट पे ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, तो वो सेल में ना दो केस में कन्वर्ट होती है। पहला केस ये होता है कि चाहे तो जो टाइम पीरियड है वो इलैप्स हो जाए, और दूसरा जो भी कंडीशन फिक्स हुई थी वो फुलफिल हो जाए। क्लियर? तो दोनों में से जो भी होगा उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि अग्रीमेंट टू सेल सेल बन गया। क्लियर? तो दो चीज़ का ध्यान रखना कि अग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनेगा? जब चाहे तो टाइम पीरियड जो था वो इलैप्स हो जाए, या जो भी कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाए। ऑप्शन देखते हैं। द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, द पार्टीज अग्री टू चेंज द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट व्हेन द कोर्ट ऑर्डर्स, व्हेन द अग्रीमेंट इज इन राइटिंग। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, goods are defined in Sale of Goods Act will include rare coins, goodwill and money, growing crops agreed to be severed before sale, old coins and copyrights,
गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एंड फॉरेन करेंसी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में सिंपली ये सारी चीज़ें आती हैं कि जो क्रॉप्स आप ग्रो करते हो ना लैंड पे, आप उसको भी काट करके सेल कर सकते हो। सीवियड मतलब उसको आप अलग कर सकते हो, लैंड से काट सकते हो। ओल्ड कॉइन्स, कॉपीराइट, ये सब किसका पार्ट है? गुड्स का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। और बाकी देखो, जैसे मनी की बात करें या गुडविल की बात करें तो ये कभी भी गुड्स का पार्ट नहीं बनता एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स आर सच गुड्स विच आर। अब स्पेसिफिक गुड्स मतलब स्पेसिफिक होता है, जैसे ए अगर मार्केट में गया, बी के शॉप पे गया, अब बी के पास लेट्स से क्लासमेट की कॉपी है, क्लियर, और ये पर्टिकुलर कॉपी ए ने डिमांड की कि हम आपसे ये क्लासमेट की कॉपी परचेज करेंगे और बदले में हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ये क्या स्पेसिफिक गुड्स है, मतलब जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम ये गुड्स एग्जिस्ट कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, एग्जिस्टिंग एंड आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाइड आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। नो, करेक्ट आंसर होगा ए, कि ए जब बी की दुकान पे गया कोई सामान परचेज करने के लिए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने वही पर्टिकुलर गुड्स सेलेक्ट किया, तो उस गुड्स की एग्जिस्टेंस भी है एंड वो आइडेंटिफाइड भी है। नेक्स्ट, फ्यूचर गुड्स। नो डाउट फ्यूचर गुड्स में क्या होगा कि ए बी को बोलेगा कि हमें आपसे एक फर्नीचर बनवाना है और फर्नीचर की स्पेसिफिकेशन दे देगा, तो बी क्या बोलेगा कि ठीक है ऐसा फर्नीचर तो मेरे पास नहीं है, हम आपको बना करके देंगे। तो ये किस तरह का गुड्स है? फ्यूचर गुड्स। कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे गुड्स पे हो रहा है जो कि आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट फ्यूचर में वो बन के रेडी हो जाएगा। कैन बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, समटाइम्स मे बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि उसी गुड्स के बेसिस पे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परपोर्ट्स टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज। मतलब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में हम ये कह रहे हैं कि फ्यूचर गुड्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो फ्यूचर गुड्स मतलब सिंपली क्या है? अग्रीमेंट टू सेल, कि फ्यूचर में आप बना करके हमको दोगे तब हम आपको उसका पेमेंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द गुड पेरिश बिफोर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, द कॉन्ट्रैक्ट इज। अब देखो सिंपली यहाँ पे कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक गुड्स है, ए ने बी, ए मान लो बी से कहता है कि हमें एक पर्टिकुलर पेस्ट्री जो आपके पास रखी है वही चाहिए। अब बी को नहीं पता कि ये जो पेस्ट्री है ये खराब हो चुकी है, मतलब ये पेस्ट्री खराब हो चुकी है, तो सेलर के नॉलेज में नहीं है और इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इस पेस्ट्री के लिए। तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें दोनों ही पार्टी लायबल नहीं होगी आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट, when there is a contract for uncertain goods and goods perish without the fault of the seller or buyer before the risk passes to the buyer, the contract is। अब देखो uncertain goods वो होता है कि जैसे मान लो ये हमारा गोडाउन है, इस गोडाउन में 100 बेल्स ऑफ कॉटन रखी हुई है। ए ने बी से बोला कि हमें आपसे 50 बेल्स ऑफ कॉटन चाहिए, तो बी ने बताया कि ठीक है हमारे गोडाउन में तो रखी है, चल करके आप ले लो। क्लियर? तो ये अभी तक कैसा गुड्स है? अनएसर्टेन गुड्स। अब ए जब बी के गोडाउन में आएगा और इस 100 बेल में से 50 बेल्स अलग कर लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसर्टेन गुड्स। क्लियर? तो जब अनएसर्टेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मान लो अनएसर्टेन गुड्स मतलब इस 100 बेल्स में से आपने बोला था कि आप परचेज करोगे, अगर मान लो ये खराब हो भी जाता है तो भी जो बी है शॉपकीपर वो दूसरा मंगवा करके दे देगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ए ने इन 100 बेल्स में से अपने 50 बेल्स को अलग नहीं किया था। क्लियर? तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर होगा बी, कैन नॉट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट, टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स must be for monetary consideration, may be for non-monetary consideration, must be for both monetary non-monetary consideration, may be either monetary non-monetary consideration। करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि जब हम बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की ओनरशिप की तो ओनरशिप आप तभी ट्रांसफर करते हो जब बदले में आपको उसका प्राइस मिलता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, प्राइस मस्ट आइदर बी सर्टेन और डेफिनेट or determined by some method or criteria prescribed in the contract by evaluation of a third party, all of the above, none of the above। बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस के डिटर्मिनेशन की बात करें, चाहे वो सर्टेन हो चाहे वो डेफिनेट हो या किसी भी मेथड से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हमने कोई मेथड प्रिस्क्राइब किया हो या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी हम उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्राइस डिसाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट, if a contract of sale stipulates that price will be fixed by a third party on valuation of the goods and the third party shows inability to do so, तो उस केस में क्या होगा? Agreement is void, the buyer shall be
shall pay reasonable price, the buyer shall pay market price, the agreement is valid। अब देखो थर्ड पार्टी से हमने कहा कि आपको प्राइस डिसाइड करना है और उसी प्राइस पे हम पेमेंट करेंगे। तो थर्ड पार्टी ने पहले तो कहा कि ठीक है हम प्राइस डिसाइड कर लेंगे, बाद में वो नहीं डिसाइड कर पाई, इनएबिलिटी हो गई उसकी, मतलब वो एबल नहीं था डिसाइड करने में। तो अब इस केस में क्या होगा ना, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेस था, मतलब थर्ड पार्टी को डिसाइड करना था और क्योंकि थर्ड पार्टी ने डिसाइड नहीं किया, तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम क्या मानते हैं? वॉइड। नेक्स्ट, when there is an agreement to sell goods on the price fixed by a third party on valuation, but the third party refuses to do so and the buyer appropriates part of the goods delivered to him। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है कि पार्ट में गुड्स की डिलीवरी हुई और एक पार्ट बायर ने ऑलरेडी रख लिया, तो दूसरे पार्ट के लिए भी बायर लाइबल है कि वो उसको एक्सेप्ट करे और उसके लिए जो भी रीजनेबल प्राइस होगा वो उसको पे कर देगा। तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या था कि इसमें ये चीज़ थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ और वहाँ थर्ड पार्टी को डिसाइड करना था, डिसाइड नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। बट सेकंड केस में देखो बोला है कि हमें फ्यूचर में गुड्स देना था जिसमें से एक लॉट ऑलरेडी बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब एक लॉट ऑलरेडी बायर ने एक्सेप्ट कर लिया जबकि थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स नहीं किया था, तो भाई जब बायर ने एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो क्या पे करेगा? रीजनेबल प्राइस। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ। अब ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पूरी इंडिया पे, होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। पहले क्या था ना कि पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं था, अब ये होल इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स ऑन 1st day of July 1930। नेक्स्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 deals with cash sales, credit sales, hire purchases, sale of goods in general। इन जनरल की बात करते हैं। नेक्स्ट, कंडीशंस आर स्टिपुलेशंस। अब देखो दो चीज़ होती है, एक होता है कंडीशंस और एक होता है वारंटी। है तो दोनों ही स्टिपुलेशन, बट कंडीशन एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और अगर कंडीशन को ब्रीच किया गया तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ सकते हो। बट वारंटी एसेंशियल नहीं होता है, ये कोलेट्रल होता है और इसके तोड़ने पे सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम किया जा सकता है। तो कंडीशन क्या है? एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वारंटी। नेक्स्ट, अ वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ अ कंडीशन गिव्स राइज टू। अभी बताया कि अगर कंडीशन तोड़ा तो आपके पास ये राइट होता है कि आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर सकते हो। ऑप्शन देखो, क्लेम फॉर डैमेजेस, अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि अगर आप चाहो तो आप सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम करो, अगर आप चाहो तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, और आप चाहो ना तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद आप डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन होता है किस केस में? कंडीशन के केस में। और ब्रीच मतलब सिंपली क्या है? तोड़ना। नाउ ब्रीच ऑफ अ वारंटी गिव्स राइज टू ओनली, आप इस केस में डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते क्योंकि वारंटी की बात किया ना कि कंडीशन की। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, वेदर स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन और वारंटी डिपेंड्स ऑन, वो कंडीशन है या वारंटी, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का बना है। कई बार किसी सिचुएशन में एक पर्टिकुलर चीज़ कंडीशन होती है, तो कई बार दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में वही वारंटी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, if a contract of a sale contains a stipulation which is impossible to fulfill, then the contract becomes illegal. The law excuses such a stipulation by reason of impossibility, either A or B, both A and B। करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि देखो सिंपली कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टिपुलेशन है जो कि अब फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ले लेंगे। क्लियर? वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता है, वो सिंपली क्या माना जाता है कि अब वो रीज़न ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, जैसे अगर मान लो पहले ए ने बी से बोला कि हम आपको 100 kg शुगर डिलीवर करेंगे, बाद में गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आया और उन्होंने बोला कि आप शुगर में डीलिंग सिर्फ वो कर सकते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं हो जाएगा, ये रीज़न ऑफ इम्पॉसिबिलिटी की वजह से परफॉर्म नहीं किया जा पाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller and the seller commits a breach of that condition, the buyer has to compulsorily treat the breach of condition as breach of warranty only. The buyer may voluntarily waive the condition, the buyer may do nothing, the buyer may contact another seller। अब कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है,
इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, और सेलर के थ्रू कोई कंडीशन फुलफिल करनी थी। अब सेलर ने वो कंडीशन पूरी नहीं की तो उस केस में बायर को क्या ऑप्शन मिलता है? द बायर हैज़ टू कंपल्सरी ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन। नो, बायर के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो वो वो उसको कंडीशन की तरह ट्रीट करे, और वो चाहे तो वो उसको वेव ऑफ भी कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ कह रहा है कि क्या उसको कंपल्सरीली ट्रीट करना होगा ब्रीच ऑफ कंडीशन? नो। करेक्ट आंसर होगा बी, द बायर मे वॉलंटरली वेव द कंडीशन। वो चाहे तो वो कंडीशन छोड़ सकता है और कह सकता है कि नहीं ठीक है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर लो। नेक्स्ट व्हाट आर इम्प्लाइड स्टिपुलेशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे इम्प्लाइड स्टिपुलेशन पूछा है, आइदर वारंटी और कंडीशन। तो जैसे इम्प्लाइड कंडीशन की बात करें तो इम्प्लाइड कंडीशन में ये चीज़ आती है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो टाइटल आपको मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई और चोरी करके प्रोडक्ट आपको दे। सिंपली आप जिससे परचेज करे हो वो अगर ओरिजिनल या रियल ओनर है तो ही वो आपको टाइटल पास कर सकता है। वैसे इम्प्लाइड वारंटी में एक ऑप्शन था ना, फ्री इनकम्बरेंसेस, मतलब आप जब किसी से प्रोडक्ट परचेज करते हो, कोई गुड्स परचेज करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि उस पर उसने कहीं और उसको गिरवी रख रखा हो, वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। क्लियर? तो ये इम्प्लाइड कंडीशन इम्प्लाइड वारंटी है। ऑप्शन देखते हैं, अग्रीड बाय द पार्टीज, इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ, इम्प्लाइड बाय द सर्कमस्टेंसेस, इम्प्लाइड बाय ट्रेड कस्टम। देखो लास्ट तीन तो सही है, क्योंकि जब हम इम्प्लाइड की बात करते हैं ना, तो इम्प्लाइड मतलब क्या होता है? जो बोल के, मतलब एक्सप्रेस फॉर्म में ना हो, इन द फॉर्म ऑफ रिटन और ओरल ना हो, बस समझने वाली चीज़ हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए, अग्रीड बाय द पार्टीज, क्योंकि अग्रीड बाय द पार्टीज मतलब जहां बात करें एक्सप्रेस की। नेक्स्ट, वंस द बायर डिसाइड्स टू वेव द कंडीशन। अब एक बार अगर बायर ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है कंडीशन को हम वेव ऑफ कर देंगे और सिर्फ उसको वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे, तो ही कैन इंसिस्ट ऑन इट्स फुलफिलमेंट लेटर ऑन, ही कैन नॉट इंसिस्ट ऑन इट्स फुलफिलमेंट लेटर ऑन। आप बाद में उसके लिए डिमांड नहीं कर सकते कि नहीं उसको तो अब आपको कंडीशन की तरह ट्रीट करना होगा। आपने अपनी मर्जी से वेव ऑफ किया है अपने राइट को, तो अब आप उसको दोबारा से इंसिस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, when will breach of condition be treated as breach of warranty only? When the contract is severable and buyer accepts the goods in full, when the contract is indivisible and the buyer accepts the goods in full or part, either A or B, both A and B। अब देखो क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि हम कई बार ब्रीच ऑफ कंडीशन को कैसे ट्रीट करते हैं? ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह, और ये सिर्फ बायर के कहने पे होता है। बायर अगर अग्री है तब वो कंडीशन को ट्रीट कर सकता है कि जो कंडीशन टूटी है वो वारंटी टूटने के बराबर है, और उसके लिए वो सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम करेगा। ऐसा तब होता है ना जब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनडिविजिबल हो, मतलब वो बट ना सके, वो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके, और बायर ने एक्सेप्ट किया हो गुड्स को फुल या पार्ट में। क्लियर? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता हो, सेपरेट हो सकता हो, तो जैसा आप एक पार्ट के लिए डिसाइड करोगे ना, वैसे आपको दूसरे पार्ट के लिए भी डिसाइड करना होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द टाइटल ऑफ गुड्स। देखो अभी हमने बताया था कि इम्प्लाइड कंडीशन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपको गुड टाइटल पास ऑन होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या लिखा है। दैट सेलर हैज अ राइट टू सेल इफ इट इज इन केस ऑफ सेल, he will have a right to sell in case of agreement to sell, that the buyer will have the right to reject the goods, both A and B। अब implied condition as to title of goods, यहाँ देखो टाइटल ऑफ गुड्स ही के बारे में बोला है, तो टाइटल ऑफ गुड्स में ये है कि चाहे अगर वो सेल कर रहा है तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो गुड्स बेच दे, और अग्रीमेंट टू सेल कर रहा है तो ये राइट होना चाहिए कि वो फ्यूचर में सेल कर सके। तो ऐसा कब होगा? जिससे आप परचेज करो, जब वो रियल ओनर होगा, ओरिजिनल ओनर होगा, तभी तो वो आपको गुड टाइटल पास करेगा। अगर मान लो उसने कहीं से गुड्स चोरी किया है तो उसी के पास वही ओनर नहीं है, तो फिर वो हमें ओनर कैसे बनाएगा? क्लियर? तो यहाँ ऑप्शन दिया दैट सेलर हैज अ राइट टू सेल if it is a case of sale, he will have a right to sell in case of agreement to sell। करेक्ट आंसर होगा डी, both A and B। नेक्स्ट, if the condition as to the title of goods is not fulfilled, the buyer may reject the goods, has no alternative but to buy the goods, may reject the goods and claim damages, all of the above। करेक्ट आंसर क्या होगा? बट ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात करें बेटा? इम्प्लाइड कंडीशन की, और इम्प्लाइड कंडीशन ये होता है कि जिससे आप गुड्स खरीदने जा रहे हो वो ही गुड्स का मालिक है। अब वो गुड्स का मालिक है तो वो ही हमें ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। क्लियर? ये हम मान के चलते ये इम्प्लाइड कंडीशन है, और अगर कंडीशन टूटी तो उस केस में आप गुड्स को भी रिजेक्ट कर सकते हो और क्लेम्स और डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मीन्स दैट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में कि जैसा गुड्स सेल करते टाइम आपने डिस्क्राइब किया है, ओरिजिनल गुड्स भी वैसा ही होना चाहिए। द गुड शैल परफेक्टली करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन, द गुड शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट बाय दैट डिस्क्रिप्शन। नो, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट,
In a sale by sample and description, there is an implied condition that the bulk of the goods correspond with the sample. That bulk of goods must correspond to the description as well as sample thereof. The bulk of goods must correspond either to the description or to the sample. The bulk of goods must correspond to the description only. अब कह रहा है कि जब आप गुड्स खरीदने गए ना तो उसने आपको सैम्पल भी दिखाया, उसने आपको डिस्क्राइब भी किया, दोनों ही केसेस, दोनों ही चीज़ किया। तो अब जब आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है कि वो एज पर सैम्पल भी होगा, एज पर डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if you contract to sell peas, you cannot oblige a party to have beans. This statement applies to, अब सिंपली ये कह रहा है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपको मटर बेचेंगे, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब आप हमको बीन्स बेचो, ठीक है। मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी के लिए आप लाइबल होगे। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैम्पल, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। अब हमने आपको डिस्क्राइब किया था ना कि जो गुड्स हम आपको देंगे वो पीस साइज का होगा या पीस होगा, तो बाद में आप उसको बीन्स के फॉर्म में या बीन्स नहीं मांग सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे आपको गुड्स डिस्क्राइब किया गया था और जैसा गुड्स डिस्क्राइब किया गया वैसा ही गुड्स होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज द इम्प्लाइड कंडीशन। अब एक ऐसा सेलर जिससे आप परचेज कर रहे हो और वो गुड्स के बारे में सब कुछ जानता है, तो नो डाउट हम ये मानते हैं ना कि जब वो गुड्स सेल कर रहा है पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, तो वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होगा। क्लियर। ऑप्शन देखो, दैट गुड शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, दैट द बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैम्पल, द गुड्स शैल बी इन एक्सेलेंट क्वालिटी, द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। करेक्ट आंसर बट ऑब्वियस क्या होगा, ए, कि जो भी गुड्स डिस्क्राइब करके दिया गया है वो हमेशा मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। क्लियर। और यही क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन। बेसिकली यहाँ इम्प्लाइड कंडीशन पूछा था, तो इम्प्लाइड कंडीशन में एक ये भी है कि मर्केंटेबल क्वालिटी का गुड्स होना चाहिए। नेक्स्ट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी। अब इम्प्लाइड वारंटी कौन सी होगी, दैट द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स इफ गुड्स डू नॉट कन्फर हिज purpose, that the buyer shall have and enjoy quiet possession, and if there is a breach of this warranty he is entitled to sue the seller for damages. करेक्ट है, क्योंकि implied warranty में 4 पॉइंट्स थे, जिसमें से एक ये भी था कि आपको क्वाइट possession मिलेगा, मतलब जो आपको डिलीवरी दी जा रही है गुड्स की, आपके पास ये राइट होगा कि आप उसको होल्ड करके रख सको, और अगर वारंटी टूटी तो आप सेलर से डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, where goods are known to the dangerous to the seller and he also knows that the buyer is ignorant about it, this is an implied warranty. That buyer must be informed about the dangerous nature of goods, that the buyer must examine the goods before taking delivery, the seller must warn the buyer, both A and C. अब जब भी आप डेंजरस नेचर का प्रोडक्ट सेल करते हो ना, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बायर को बता दो कि देखो ऐसा है ये प्रोडक्ट, जब आप यूज़ करना तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे जनरली क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करते हो ना, तो उसमें सेलर को अगर पता है कि इससे कुछ डेंजरस हो सकता है, तो ये सेलर की ड्यूटी होती है कि वो बायर को वार्न करे, इन्फॉर्म करे। क्लियर। तो ऑप्शन ए भी होगा एंड सी भी होगा। करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, under section 11 of the Sales of Goods Act 1930, the time of payment can be the essence of the contract by agreement between the parties, by operation of law, both A and B, either A or B. अब देखो टाइम की बात किया तो नो डाउट टाइम क्या है, एसेंस है, और हमने पढ़ा भी है कि जो गुड्स की डिलीवरी है उसको एसेंस नहीं माना जाता, उसको ज़रूरी नहीं माना जाता। तो टाइम को एसेंस किसकी वजह से माना जाता है, बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। नेक्स्ट, whether or not any stipulation other than time of payment is the essence of the contract depends upon application of section 11, terms of operation of law, terms of the contract, all of the above. correct answer होगा C, terms of the contract। कि टाइम के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये कहाँ डिसाइड किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेविटेम्पटर इज नॉट एप्लीकेबल। सिंपली देखो सेविटेम्पटर क्या कहता है कि जो बायर है, लेट द बायर बिवेयर, ये बायर की ड्यूटी है कि उसको पता होना चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। इन केस ऑफ सेल अंडर अ पेटेंट नेम, इन केस ऑफ सेल अंडर अ ट्रेड नेम, व्हेन द सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, वेयर द बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। अब देखो सिंपली अगर आप
बायर जो है वो सेलर के स्किल और जजमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे बायर ने बोला कि हमें तो रोज़ ट्रैवल करना होता है, तो आप हमें एक ऐसी कार दिखाओ जो कि ट्रैवलिंग कार हो। अब सेलर इसकी बात समझ लिया, सुन लिया और उसके बाद भी इसको ऐसी कार दिखा रहा है, और उसके बाद भी सेलर इसको ऐसी कार दिखा रहा है जो कि ट्रैवलिंग पर्पस के लिए गुड अच्छी नहीं है। तो अब इस केस में क्या है, लेट द बायर बिवेयर नहीं होगा। यहाँ पे सेलर की ड्यूटी थी कि वो बायर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेविटिम्टर किस पे नहीं लगेगा, डी पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट, a stipulation in a contract of sale which is collateral to the main purpose of the contract is called as condition. Next, merchantable quality of good means सिंपली मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब कि जो मार्केट में बिक भी सके और जो फिट होना चाहिए उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए वो खरीदा गया है। मतलब अगर कंजम्पशन के लिए खरीदा गया है तो कंजम्पशन के लिए फिट होना चाहिए। दैट द गुड्स आर कमर्शियली सेलेबल, दे आर फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर जनरली यूज्ड। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, property in the goods in the sale of goods means no doubt ownership of goods. Next, it is necessary to determine the precise moment of time at which the ownership of goods passes from the seller to the buyer because आप देखो सिंपली कह रहा है ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है सेलर से बायर को। रिस्क पासिस विद प्रॉपर्टी, एक्शन कैन बी टेकन ओनली बाय द ओनर, suit for price by the seller does not lie unless the property has passed to the buyer, all of the above। अब देखो ओनरशिप जो पास हो रही है सेलर से बायर को उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिटरमाइन करना तब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिस्क पास होगा प्रॉपर्टी के साथ, एक्शन कैन बी टेकन ओनली बाय द ओनर, सूट फॉर प्राइस बाय द सेलर डज नॉट लाई अनलेस द प्रॉपर्टी हैज़ पास टू द बायर। अब अगर बायर को आपने ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं की होगी तो फिर उस केस में आप प्राइस के लिए भी केस फाइल नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि इन तीनों ही केसेस में ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि ओनरशिप पास हुई है या नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, रिस्क एंड ओनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब देखो रिस्क एंड ओनरशिप अलग नहीं हो सकती। नेक्स्ट, risk and ownership can be separated, no. Parties may agree that risk will pass sometimes after the property has passed, no. Parties may agree that the risk will pass sometimes before the property has passed, no. जिसका देखो सिंपल सी बात है, जो ओनर होगा गुड्स का उसी के पास रिस्क होगा, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए कि रिस्क एंड ओनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अनएसर्टेन गुड्स द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस, सिंपली जब आप उसको एसर्टेन कर लो या एप्रोप्रिएट कर लो। क्लियर? तो बोथ ए एंड बी, मतलब जैसे ही आपने उसको अलग किया, जैसे हमने बताया था ना 100 बेल्स में से आपने 50 बेल्स को अलग कर लिया और उसको एप्रोप्रिएट कर दिया, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप पास हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा सी। और ये जो असर्टेनमेंट्स होता है ना गुड्स का, ये चाहे सेलर के थ्रू हो चाहे बायर के थ्रू, बस ये है कि एप्रोप्रिएट करना होता है, बता देना होता है एक दूसरे को कि हमने जो है गुड्स अलग कर लिया है। तो जैसे ही बता दिया ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट, in case of appropriation of goods, which are the essential requirements? The goods should conform to the description and quality stated in the contract. The goods must be in a deliverable state. The appropriation must be by the seller with the assent of the buyer. All of the above. Correct answer होगा D. Appropriation मतलब क्या कि जो unascertain goods था उसको जब आप ascertain कर रहे हो तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? Simply ये ज़रूरी है कि description and quality के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए एंड सेलर ने बायर से उसकी कंफर्मेशन ले ली हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड मीन्स सेपरेटिंग द गुड्स सोल्ड फ्रॉम अदर गुड्स, पुटिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इन सुटेबल एक्सेप्टेंसेस, delivering the goods to the carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer with reserving the right of disposal। करेक्ट आंसर क्या होगा डी, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब सिंपली क्या हो गया। अब देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब सिंपली क्या होता है कि जहाँ पे आप गुड्स का सिलेक्शन करते हो इस इंटेंशन से कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है और वहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर गुड जो सिलेक्टेड है वो करेक्ट है, चाहे वो सेलर करे विद द असेंट ऑफ बायर या बायर करे विद द असेंट ऑफ सेलर। तो ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। एप्रोप्रिएशन तो तीनों को ही इंक्लूड करता है। नेक्स्ट, in case of contract for sale of a specific or as certain goods, the property in goods passes to the buyer। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ अगर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटेंशन है तो तुरंत ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर? एट सच टाइम एज अ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंट इट टू बी ट्रांसफर्ड। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
For the purpose of ascertaining the intention of the parties for the purpose of transfer of property and goods from the seller to the buyer, regard shall be had to the terms of the contract, the conduct of the parties, the circumstances of the case, all of the above. करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव. ये इंटेंशन समझने के लिए कि ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी, जनरली में सब कुछ देखना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या टर्म है, पार्टीज क्या चाहती हैं और क्या सर्कमस्टेंसेस हैं. वही सर्कमस्टेंसेस जैसे अभी हमने बताया कि डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं है. नेक्स्ट, in case of an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes at such time as the parties to the contract intended to transfer, when the price is paid, when delivery is made, when contract is made. Simply unconditional contract है, किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं है. स्पेसिफिक गुड्स की बात किया, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. नेक्स्ट, द ओनरशिप इन स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट पासेस. अब यहाँ देखो स्पेसिफिक गुड्स की बात हुई है और कह रहा है कि उसको अभी डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब अभी उस पर थोड़ा काम बचा है, उसको इस पोजीशन में लाना है कि हम उसको डायरेक्ट डिलीवरी कर सके. तो जब आप डिलीवरेबल स्टेट में उसको कन्वर्ट कर लोगे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. ऑप्शन देखते हैं. व्हेन द सेलर हैज़ ब्रॉट द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट एंड द बायर हैज़ नोटिस देयरऑफ. आपने उसको डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, प्लस आपने उसकी नोटिस दे दी बायर को, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. नेक्स्ट, द जनरल रूल ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विथ ओनरशिप. जिसका रिस्क, जिसकी ओनरशिप होगी उसी का रिस्क होगा. ये तो सिंपल है भाई, अगर हम ओनर है तो मेरा रिस्क है. अगर मेरे पास गुड्स का सिर्फ पोजीशन है, पोजीशन मतलब सिर्फ हमने उसको होल्ड करके रखा है, तो उस केस में हम नहीं मानते कि हमारे पास रिस्क है. सिर्फ हमें क्या मिली है? गुड्स की डिलीवरी मिली है, ना कि गुड्स का रिस्क. नेक्स्ट, फॉर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स द गुड मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट. अगर आप चाहते हो कि ओनरशिप पास हो तो ओनरशिप तभी पास होगी जब वो गुड ऐसे स्टेट में होना चाहिए कि उसको उठा करके डिलीवरी दे सके. Next, the purpose of weighing, measuring or testing of goods in a contract of sale of specific goods in deliverable state is to ascertain the price, to ascertain the time of delivery, to ascertain the mode of delivery, to dispatch the goods. अब देखो तीन सिचुएशन था ना स्पेसिफिक गुड्स में. एक, अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में है तो तुरंत प्रॉपर्टी पास हो जाएगी. अगर अभी उसको डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट करना है तो जैसे ही कन्वर्ट कर लोगे तुरंत ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी. और लास्ट ही कि हो सकता है कि उसमें कुछ काम बाकी हो, जैसे उसका वे करना हो या मेजर करना हो, तो ये करने के बाद जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी. पर ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं? सो दैट हम प्राइस को कैलकुलेट कर सकें. क्लियर? ऑप्शन होगा करेक्ट ए, टू ascertain द प्राइस. नेक्स्ट, when the goods are sent on sale or return basis, the property in the good passes to the buyer. When the buyer signifies his approval or acceptance to the seller, when the buyer pledges the goods, when the buyer resells the goods, all of the above. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो गुड्स है अगर वो सेंड हो रहा है सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब आपने बेचा और आपने बायर को ये ऑप्शन दिया है कि चाहे तो आप उसको खरीद लो, चाहे अगर आपको ना पसंद है तो आप उसको रिटर्न भी कर दो. जैसे हम लोग ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं तो वहाँ देखा करो 30 डेज़ का टाइम पीरियड दिया रहता है कि अगर आप चाहो तो आप उस गुड्स को यूज़ करने के बाद भी रिटर्न कर सकते हो. तो उस केस में ओनरशिप कब पास होगी? सिंपली जब जो बायर है, मतलब अगर हमने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ हम ये गुड्स खरीदेंगे, क्लियर, तो उस केस में माना जाता है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई. ऑप्शन देखते हैं. व्हेन द बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, व्हेन द बायर प्लेजेस द गुड्स, व्हेन द बायर रीसेल्स द गुड्स. इन दोनों केस में भी देखो बायर ने गुड्स यूज़ कर लिया, और जब आपने गुड्स यूज़ कर लिया तो यही माना जा रहा है कि आपने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स मीन्स. अब यहाँ सिंपली यही चीज़ है कि जो सेलर होता है ना, कई बार जब उसको पैसे नहीं मिलते हैं, जो अनपेड सेलर होता है वो जनरली क्या करता है कि गुड्स का डिस्पोजल का राइट वो खुद रिजर्व करके रखता है. The property passes over to the buyer only when the buyer pays the price. The property passes to the buyer when the buyer promises to pay the price. The property passes to the buyer irrespective of the payment of price. The property passes to the buyer when the seller dies. तो सिंपली आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि इसी रीज़न से, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है, इसी रीज़न से जो सेलर है उसने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व करके रखा है. नेक्स्ट,
अ सेलर सेंड्स द गुड्स एंड टेक्स द रेलवे रिसीट इन हिज ओन नेम, यहाँ पे भी क्या है, राइट ऑफ डिस्पोजल उन्होंने अपने नाम पे रिजर्व करके रखा है. एट द बायर्स प्लेस द सेलर हैज़ रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स. सेलर को डाउट है ना कि बायर उसको पेमेंट नहीं करेगा, तो उस केस में क्या करता है ना सेलर, सिंपली वो डिस्पोजल का राइट अपने पास रखता है. मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से पहले बायर को पेमेंट करना होगा, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी. नेक्स्ट, नेमो दैट क्विड नॉन हैबिट मीन्स, मतलब सिंपली इसका मतलब होता है कि जो आपके पास खुद नहीं है वो आप किसी को कैसे दे सकते हो. जैसे अगर मान लो आप खुद गुड्स के ओनर नहीं हो तो आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो करेक्ट आंसर होगा नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पजेस, दैट इज बी. नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स बाय अ मर्केंटाइल एजेंट गिव्स अ गुड टाइटल टू द परचेजर even in cases where the agent acts beyond his authority provided the following conditions are satisfied. अब देखो ये चीज़ कह रहा है कि एक्सेप्शंस थे, बहुत सारे एक्सेप्शंस थे कि अगर आप खुद ओनर नहीं हो तो भी आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो. जैसे अगर मान लो ए ने अपने एजेंट से बोला कि आप मेरे बिहाफ पे गुड्स बेचना, और एजेंट ने बी को गुड्स बेचा, तो क्या बी को ओनरशिप नहीं मिलेगी? मिलेगी. क्यों? क्योंकि एजेंट के थ्रू सेल, ये एक्सेप्शन है. भले एजेंट ओनर नहीं है पर वो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसको ए ने राइट दिया है. तो क्वेश्चन में यही बोला, सेल ऑफ गुड्स बाय मर्केंटाइल एजेंट गिव्स अ गुड टाइटल to the purchaser even in cases where the agent acts beyond his authority. The agent is in possession of goods or of document of title to the goods. The agent sells the goods in the ordinary course of business. The purchaser acts in good faith and has no notice that the agent had no authority to sell. Correct answer होगा D. जब एजेंट को आप गुड्स देते हो ना तो आप उनको ये बता देते हो कि किस अथॉरिटी में उनको गुड्स बेचना है, मतलब कितनी पावर है उनके पास गुड्स बेचने की. ठीक, कई बार क्या होता है कि वो बियॉन्ड अथॉरिटी जा कर के भी गुड्स सेल करते हैं. बट इस केस में अगर पोजीशन, मतलब गुड्स की जो डिलीवरी है वो किसके पास है? एजेंट के पास है. या फिर कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जो रेलवे रिसीट है या बिल ऑफ लैंडिंग है, वो किसके नाम पे है? एजेंट के नाम पे है. एजेंट ने उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा है और जिसने खरीदा है वो उसने भी गुड फेथ में खरीदा है. तो इन तीनों ही केसेस में ये माना जाता है कि अगर एजेंट ने सेल किया है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. Next, dash in respect of goods, the property in the goods is transferred to the buyer at such time as the parties intended it to be transferred. Future, uncertain, contingent, specific और ascertained, क्योंकि इस केस में जब दोनों पार्टी चाहेंगी तुरंत ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. नेक्स्ट, which of the following is relevant for determining the passing of property in ascertained goods? Intention of parties, delivery of goods, payment of price, all of the above. Correct answer होगा A, intention of parties. Next, for passing of property in respect of a specific or ascertained goods, the intention of the parties can be ascertained from. आप कैसे ascertain करोगे? Terms of the contract, conduct of the parties, circumstances of the case, all of the above. सब कुछ देखना पड़ेगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या टर्म है, पार्टीज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, क्या सिचुएशन है, सब कुछ देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप पार्टीज की इंटेंशन समझ पाओगे. क्लियर? जैसे हमने ये बोला कि जो दोनों पार्टीज की इंटेंशन है उसके बेसिस पे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो उसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, पार्टीज किस तरीके से कंडक्ट करी है, क्या सिचुएशन है, सब कुछ देखना होगा. नेक्स्ट, the rule as to passing of property as laid down in section 20 of the Sales of Goods Act shall apply when the time of payment of price is postponed, the time of delivery of the goods is postponed, even the time of payment of price and the time of delivery of the goods are both postponed, neither the time of payment of price nor the time of delivery of the goods is postponed. अब देखो क्वेश्चन में क्या चीज़ कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब जो ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एज पर सेक्शन 20 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये कब अप्लाई होता है? ये हर केस में अप्लाई होगा. इवन द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस एंड द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स आर बोथ पोस्टपोन्ड. भले ही आपने गुड्स भले अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, भले आपने अभी तक डिलीवरी नहीं दी, बट स्टिल जो ओनरशिप ट्रांसफ़र है वो हो सकती है. क्लियर? और सेक्शन 20 इसी पे डील करता है. नेक्स्ट, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द टर्म मर्केंटाइल एजेंट मीन्स अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग एज सच एजेंट authority to sell goods or consign goods for the purpose of sale, buy goods, raise money on the security of goods. करेक्ट आंसर होगा डी. ये तीनों ही एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकता है.
Under the Sale of Goods Act 1930, mercantile agent should have authority in the customary course of business as such agent, as specified in the contract of agency, as specified by the buyer, as specified by the seller. In the customary course of business as such agent, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए ही उसको किसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है, एज एजेंट. नेक्स्ट, the definition of documents of title to goods given in the sale of goods is inclusive. Next, transfer of documents of title to the goods sold to the buyer amounts to. अब यहाँ देखो सिर्फ आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो तो ये किस तरह की डिलीवरी हुई, सिंबॉलिक डिलीवरी. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ द गुड्स एक्ट of the Sale of Goods Act, a delivery order enabling a person to obtain delivery on payment of price is deemed as a document of title, not a document of title, document enabling title to goods, not a valid document at all. करेक्ट आंसर होगा कि उसको हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, डिलीवरी ऑर्डर जो आप बना रहे हो ना वो भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह ही ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट, a document of title of goods enables a person named therein to transfer the property therein by mere endorsement, by mere delivery. Both, चाहे आप endorsement के थ्रू कर सकते हो चाहे डिलीवरी के थ्रू कर सकते हो. Next, a share certificate is a document of the title of goods, bill of exchange, document showing title to goods, instrument of transfer. करेक्ट आंसर होगा सी, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स. अब यहाँ देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स ये जो ऑप्शन दिया है और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स. तो देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जिसका नाम इस पे लिखा है वो चाहे तो उसको ट्रांसफर भी कर सकता है. बट अगर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स होता है तो जैसे शेयर सर्टिफिकेट पे क्या होता है कि जो शेयर का होल्डर होता है उसका नेम होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको ट्रांसफर कर दे. क्लियर. तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स में ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती, बट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में ट्रांसफरेबिलिटी होती है. नेक्स्ट, अ बिल ऑफ लैडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, मतलब जिसपे उसका उस डॉक्यूमेंट पे जिसका नाम लिखा होगा वो उसी से बिलोंग करेगा. नेक्स्ट, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंट टुगेदर विद डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस व्हेन द बायर रिसीव्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, रिटर्न्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर होगा एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि सिंपली क्या कह रहा है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज आप भेजते हो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरफ से तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है. नेक्स्ट, a promissory note is not a document of title to goods. True. Next, a maid's receipt given by the servant maid of the captain of a ship is a document of title to goods, document showing title to goods, acknowledgement for receipt of goods, instrument of transfer. Maid receipt basically किसका एग्जाम्पल है, document of title to goods का. Next, warehouse keeper certificate is a document of title to goods within the meaning of section 2 subsection 4 of the Sales of Goods Act. True. Next, which of these is a document of title to goods, bill of lading? Next, which of these is not a document of title to goods, bill of lading तो है, रेलवे रिसीट भी है, डॉक वारंट भी है, बट बियरर चेक ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स नहीं है. नेक्स्ट, डॉक वारंट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स अभी ऊपर बताया. नेक्स्ट, the term quality of goods in section 2 subsection 12 of the Sales of Goods Act has a reference to description. No. अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मतलब सिंपली किसको बता रहा है, फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. नेक्स्ट, इन केस ऑफ डैश गुड्स प्रॉपर्टी पासेस टू बायर ओनली व्हेन द गुड्स आर एसर्टेन. अनएसर्टेन के केस में अगर पहले अनएसर्टेन है तो जब तक आप उसको एसर्टेन नहीं कर लोगे तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. नेक्स्ट, dash where there is a contract for the sale of dash goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained. Unascertained मतलब अनएसर्टेन गुड्स को जब आप एसर्टेन कर दोगे और उसके बाद फिर परमिशन ले लोगे, उस बाद एसेंट ले लोगे सेलर बायर से, बायर सेलर से, तो उस केस में क्या होता है कि माना जाता है कि ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर हो गई. नेक्स्ट, for transfer of property in unascertained goods, the basic condition is that goods must be ascertained and appropriated. Next, the property in case of sale of unascertained goods passes when simply जब आप उसको ascertain कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, अलग कर लो, तो उस केस में माना जाता है कि ओनरशिप पास हो गई. ऑप्शन देखते हैं. डिलीवरी ऑर्डर इज एंटर्ड,
goods are identified and appropriated to the contract. Next, in case of sale of unascertained goods, the property in goods passes when the contract provides that the property in goods shall pass when the goods are ascertained. जैसे ही ascertained होगा वैसे ही माना जाता है कि ओनरशिप पास हो गई. नेक्स्ट, और ये जो ascertainment होता है ना गुड्स का, ये चाहे सेलर करता है बायर के असेंट पे या बायर करता है सेलर के असेंट पे. नेक्स्ट, there was a contract to supply waste, coal and ash for the next 6 months as and when the waste is generated by the seller's factory. The buyer paid the lump sum price for the next 6 months in advance. When does the property in goods passes to the buyer? After the lapse of 6 months period, at the time of entering into the contract, at the time of paying advance money, as and when the factory discharges the waste. तो जैसे ही वेस्ट डिस्चार्ज होगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मानी जाएगी कि ओनरशिप पास हो गई, और ओनरशिप पास होगी तो रिस्क भी पास हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, the process of identifying the goods and setting apart as per the intended quality or description is called identification, procurement, ascertainment, allocation. करेक्ट आंसर होगा ascertainment, क्योंकि सिंपली क्वेश्चन में ये ना पूछ रहा है कि गुड्स को आइडेंटिफाई करना, तो ये क्या है ascertainment. नेक्स्ट, सेक्शन 19 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, अनएसर्टेन्ड गुड्स, फ्यूचर गुड्स, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स. सेक्शन 19 डील करता है स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के साथ. नेक्स्ट, इन सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स अ प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर टू द बायर सिंपली. जब पार्टी की इंटेंशन होगी तभी ट्रांसफर हो जाएगा. जनरली क्या होता है कि अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में होता है तो सेल के टाइम ही ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाती है. करेक्ट आंसर होगा सी, एट सच टाइम एज द पार्टीज इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड. Next, the property in goods in a contract for sale of specific or as certain goods passes to the buyer when the price is paid, when the contract is made, when the parties intend the property in goods to pass, all of the above. अगेन देखो क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक और एज सर्टेन गुड्स के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? सिंपली जब दोनों पार्टी की इंटेंशन होती है तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. नेक्स्ट, प्लेजिंग ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस will complete the sale, not complete the sale, complete agreement to sell, none of the above. आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर हम गुड्स को प्लेज कर रहे हैं और ये गुड्स किस केस में बिका है, चाहे तो सेल और रिटर्न बेसिस के, अगर बायर को नहीं पसंद आएगा तो वो उसको रिटर्न भी कर देगा, तो प्लेजिंग के टाइम ये माना जाता है कि सेल कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट, Which one of the following is not true? Warehouse keeper certificate is a document of title to goods, ये correct है. Document showing title is different from document of title, ये भी correct है. Specified goods are identified after the contract of sale. No, वो specific goods नहीं होता, वो unascertained goods होता है. तो correct answer होगा C. Next, voluntary transfer of possession from one person to another is known as, अगर आप अपनी मन से गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो, possession दे रहे हो, तो उसको सिर्फ डिलीवरी बोली जाती है, ओनरशिप नहीं. Next, which of the statement is incorrect in connection with the duties of seller and buyer? It is the duty of the seller to deliver the goods. It is the duty of buyer to accept and pay for them. It is not the duty of seller to deliver the goods. C, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो गुड्स डिलीवर करे, बल्कि ये सेलर की ड्यूटी होती है कि वो गुड्स को डिलीवर करे. नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब गुड्स की डिलीवरी मतलब सिर्फ और सिर्फ आप पोजेशन ट्रांसफर करो, ना कि ओनरशिप. क्लियर? तो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. नेक्स्ट, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिलीवरी में भी एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. बेसिकली यही 3 तरह की डिलीवरी होती है. नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ द कीज ऑफ अ गोडाउन वेयर गुड्स आर केप्ट अमाउंट्स टू सिंबॉलिक डिलीवरी. नेक्स्ट, which of the following is a constructive delivery? When the seller hands over the goods physically, no, ये तो एक्चुअल डिलीवरी हो गई. When the means of obtaining possession is handed over to the buyer, ये सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई. When there is a delivery by atonement, तो ये हो गई कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. नेक्स्ट, देयर आर डैश मोड्स ऑफ डिलीवरी 3, अभी ऊपर हमने बताया भी. नेक्स्ट, अनलेस अदरवाइज अग्रीड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कंकरेंट कंडीशंस. फर्स्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स देन पेमेंट ऑफ प्राइस, फर्स्ट पेमेंट ऑफ प्राइस देन डिलीवरी ऑफ गुड्स. देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप पहले पेमेंट भी कर सकते हो, पहले डिलीवरी भी कर सकते हो, और दोनों साथ में भी कर सकते हो. तो करेक्ट आंसर होगा ए. मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं हो आप उनमें से कुछ भी पहले कर सकते हो. नेक्स्ट, अनलेस अदरवाइज अग्रीड द बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी, हैज़ नो ड्यूटी टू आस्क फॉर डिलीवरी, मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट डिलीवरी, मस्ट टेल द कैरियर
कैरियर टू विजिट द सेलर फॉर डिलीवरी। सिंपली अगर कहीं कुछ भी मेंशन ना हो कॉन्ट्रैक्ट में तो बायर को डिलीवरी के लिए अप्लाई करना होता है, बोलना पड़ता है कि आप हमें हमारा गुड्स डिलीवर कर दो। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ डिलीवरी कैन बी, अब प्लेस ऑफ डिलीवरी तो कुछ भी हो सकती है। द प्लेस वेयर द गुड्स आर लाइंग एट द टाइम ऑफ सेल, वेयर द पार्टीज हैव एग्रीड, वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। करेक्ट आंसर होगा डी। इफ नो टाइम इज फिक्स द सेलर मस्ट सेंड देम विद इन रीजनेबल टाइम। अगर कहीं कुछ टाइम मेंशन है तो विद इन रीजनेबल टाइम आपको गुड्स भेज देना होगा। नेक्स्ट, when goods are in possession of third party, delivery is complete when such third party acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। अगर हमने एजेंट के थ्रू या अगर हमने कैरियर के थ्रू मान लो गुड्स भेजा है तो जैसे कैरियर बायर को बता देगा ना कि हमने आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड करके रखा है तो माना जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी हो गई। नेक्स्ट, when the part delivery is made in progress of the whole delivery, then it is treated as a delivery of the whole part. It is not treated as delivery at all, none of these। Simply ये माना जाएगा कि अगर आपने पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है तो वो पूरी डिलीवरी के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट, अनलेस अदरवाइज अग्रीड द एक्सपेंसेस ऑफ मेकिंग डिलीवरी आर बॉर्न बाय। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं मेंशन होता ना तो वो जनरली जो डिलीवरी चार्जेस होता है वो सेलर बियर करता है। नेक्स्ट, if the seller delivers to the buyer goods ordered mixed with goods of a different description, the buyer में आप देखो अगर आपने जो गुड्स भेजा है वो अलग डिस्क्रिप्शन का है, मतलब आपने क्या किया कि 100 यूनिट्स भेजी जिसमें से 50 यूनिट्स तो सही है बाकी 50 यूनिट्स मिक्स्ड है, मतलब डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड है, तो उस केस में बायर के पास राइट होता है कि वो पूरा रिजेक्ट कर दे, जो अग्रीड गुड्स है उसको एक्सेप्ट करे, बाकी को रिजेक्ट कर दे। इनमें से कोई भी ऑप्शन वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect? Unless otherwise agreed, the goods are not to be deliverable by the installments. The delivery of goods to carrier or wharfinger in a pursuance of a contract of sale is prima facie deemed to be delivery of goods to buyer. Force majeure clause gives an excuse to the parties in the case of the non-performance of contract. Any risk of deterioration in the goods necessarily incident to the course of transit shall be borne by the seller. नहीं, अगर रिस्क ऑफ डिट्रॉयरेशन है, मतलब अगर गुड्स के नुकसान होने का रिस्क है किसी भी इंसिडेंट में तो वो सिर्फ सेलर बॉर्न करेगा, ऐसा नहीं है। जिसके पास रिस्क होगा उसी को लॉस भी बियर करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, वर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम हैविंग द राइट सो टू डू, the buyer is not bound to return them to the seller. It is sufficient if the buyer intimates to the seller that he refuses to accept them. It is a duty of seller to take back the goods. All statements are correct। क्योंकि जैसे क्या होता है कि जैसे हमने अमेजन को कॉल करके बता दिया कि भाई ये गुड्स हमें नहीं पसंद है या फिर हमने उनका रिटर्न क्लेम कर दिया, तब हमारी ड्यूटी नहीं उसको भेजने की, अब अमेजन की ड्यूटी है कि वो उसको पिक करा ले। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी वो द सेलर हैज़ टू पुट द गुड्स ऑन बोर्ड a ship at his own expenses. The contract is known as free on board contract. Next, the events of force majeure render the contract of sale of goods। अब देखो force majeure मतलब सिंपली क्या हुआ, एक unforeseeable circumstances जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में या फुलफिल करने में रोकती है, तो इस तरह का जो इवेंट है वो क्या होगा, void। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, in case of carriage of goods by sea where the seller has to deliver the goods to the buyer at the point of destination, the contract is known as ex-ship contract. Next, under a dash contract the seller is required to insure the goods, deliver them to the shipping company and arrange for their freight। बेसिकली यहाँ पे फ्रेट चार्जेस की बात कर रहा है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, CIF कॉन्ट्रैक्ट। CIF कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट तीनों इंक्लूडेड होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। ये CLE कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये CIF कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, द जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज दैट the seller cannot transfer to the buyer a better title than he himself has. The seller can transfer to the buyer। देखो सिंपली क्या होता है ना कि सेलर वही दे सकता है जो उसके पास है, तो अगर वो ओनर होगा तो वो ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। तो सिंपली यही होता है कि आप अनपेड सेलर तभी होते हैं जब आपको पूरा प्राइस ना मिला, अगर पार्ट में कुछ पेमेंट मिला हो, कुछ पोर्शन मिला हो, तब फिर उस केस में आप अनपेड सेलर नहीं माने जाओगे। नेक्स्ट, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट
and the condition has been fulfilled, has not been fulfilled, has been waived, has not been waived. No doubt करेक्ट आंसर होगा has not been fulfilled. सेलर ने जो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है उसमें कुछ कंडीशन रखी थी कि ये कंडीशन आप फुलफिल करोगे तभी आपको गुड्स की ओनरशिप मिलेगी, तो जब तक आप कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तब तक तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller when dash has been received as conditional payment and the condition has not been received by way of dishonor or otherwise. तो सिंपली यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एनी ऑफ द अबव. इसमें अनपेड सेलर कुछ भी दे सकता है, चाहे चेक, चाहे प्रॉमिसरी नोट, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज. बस उसके पास जो कंडीशन उसने बोली है सेलर ने वो फुलफिल होनी चाहिए, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उस केस में वो डिसऑनर हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, the term unpaid seller includes agent of the buyer, agent of the seller, agent of the carrier or transporter. करेक्ट आंसर होगा agent of the seller, क्योंकि unpaid seller का agent भी unpaid ही कहलाएगा. Next, the term unpaid seller includes buyer's agent to whom the bill of lading is endorsed, buyer's agent to whom the goods has been delivered, seller's agent to whom the bill of lading is endorsed. करेक्ट आंसर होगा C. unpaid seller में sellers का agent भी आता है जिसको bill of lading दिया गया हो. Next, which of the following is not included in the term unpaid seller? Any person who is in the position of seller, ये तो unpaid seller होगा. A consignor or an agent who has himself paid or is directly responsible for the price, ये भी unpaid seller होगा. Buyer's agent to whom the bill of lading is endorsed. अगर unpaid seller की बात करें तो उसमें buyer का कोई रोल नहीं होगा, ना ही buyer के agent का कोई रोल होगा. एंड लास्ट पॉइंट भी देख लो, लिखा है सेलर्स एजेंट टू हुम द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड. तो सेलर या सेलर का एजेंट तो अनपेड सेलर की कैटेगरी में आ सकता है, पर बायर या बायर का एजेंट कैसे अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा? तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, even if a substantial portion of the price is paid and only a small balance is pending, the seller is still regarded as an unpaid seller. True? हम ये कह सकते हैं भले अगर मान लो 100 रुपीज़ पे करना था तो उसमें 90 पे हो गया हो बट अभी तक 10 का पेमेंट नहीं हुआ, तब भी तो वो अनपेड सेलर है. नेक्स्ट, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन. अब देखो राइट ऑफ लीन मतलब सिंपली होता है कि जहाँ पे उसके पास ये राइट है कि क्योंकि उसको पेमेंट नहीं मिला है और उसने गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया था और उसको उसका पैसा नहीं मिला है, तो उस केस में अगर उसके पास गुड्स है तो वो उसकी डिलीवरी के लिए रिफ्यूज़ल कर सकता है या फिर वो पोजीशन को रिटेन करके रख सकता है. तो इस केस में ना हम प्रॉपर्टी और ओनरशिप नहीं देखते कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई या नहीं. क्लियर? इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ पास टू द बायर, भले ही बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो बट स्टिल वो राइट ऑफ लीन अप्लाई कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ पास टू द बायर. अगेन करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि अनपेड सेलर के जितने भी राइट्स हैं ना, आइदर राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज और रीसेल, ये तीनों ही केसेस में भले बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो फिर भी अनपेड सेलर अपने ये तीनों राइट्स को अप्लाई कर सकता है. नेक्स्ट, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर. अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन पास टू द बायर. तो ये याद रखना कि अनपेड सेलर के पास ये राइट होता है कि भले उसने ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर दी हो बट स्टिल वो गुड्स को होल्ड करके रख सकता है, गुड्स को की डिलीवरी देने से मना कर सकता है, गुड्स को रीसेल कर सकता है. क्लियर? नेक्स्ट, द राइट ऑफ लीन इज अवेलेबल टू द अनपेड सेलर ओनली व्हेन ही इज नॉट इन पोजीशन ऑफ द गुड्स. ही इज़ इन पोजीशन ऑफ गुड्स. अगर उसके पास गुड्स है मतलब उसने गुड्स की डिलीवरी नहीं दी है तभी तो वो राइट ऑफ लीन अप्लाई करेगा, अदरवाइज वो राइट ऑफ लीन अप्लाई नहीं कर सकता. राइट ऑफ लीन में बेसिकली दो चीज़ होती है, चाहे तो आप रिटेन करते हो पोजीशन ऑफ गुड्स को या रिफ्यूज़ कर देते हो डिलीवरी को. तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपके पास गुड्स होना भी चाहिए. Next, the right of lien is available to the unpaid seller under Section 47 of the Sale of Goods Act when he is in possession of goods as an agent of the buyer, as a bailey of the buyer, in his own right, all of the above. किसी भी सेंस में उसने अगर गुड्स होल्ड करके रखा है तो उस केस में वो अनपेड सेलर है और वो राइट ऑफ लीन को अप्लाई कर सकता है. नेक्स्ट, in which of the following situations the right of lien available to the unpaid seller is lost? Where the goods has been sold without any stipulation to the credit, where the goods have been sold on credit but the credit period has expired, where the buyer becomes insolvent, where the unpaid seller has parted with the possession of the goods. No doubt correct answer क्या होगा? डी, क्योंकि right of lien तभी तक है जब तक आपने गुड्स की डिलीवरी नहीं दी है, जब तक आपने गुड्स की possession रखी है, और ये करते ही आपका जो right of lien है वो आप लॉस कर जाते हो. नेक्स्ट, once possession is lost, right of lien of the unpaid seller is also lost. This statement is true.
where the goods have been delivered to railways for carriage and the railway receipt is taken in the name of the seller or his agent। तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रख रहे हो। आप ये कर रहे हो कि भाई हमने अपने नाम पे रेलवे रिसीट दिया है सेलर ने, तो वो ये मान करके देता है कि जब तक बायर पेमेंट नहीं कर देगा तब तक वो उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा। द सेलर इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। नेक्स्ट, when the goods have been sold on credit and the credit period dash lien can be exercised। कब आप एक्सरसाइज कर सकते हो? has not expired, has not been extended, has been extended। कह रहा है कि अगर गुड्स मान लो क्रेडिट पे बिका है तो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका है तो उसके बाद आप राइट ऑफ लीन अप्लाई कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब क्योंकि जो क्रेडिट पीरियड सेलर ने दिया था उतने टाइम पे अगर आप बायर ने पेमेंट नहीं किया तभी तो वो अनपेड सेलर होगा। नेक्स्ट, the right of lien can be exercised by the unpaid seller in respect of price, any other expenses, both A and B, either A or B। Correct answer होगा A, price। Next, the unpaid seller dash to deliver a part of the goods on payment of a proportionate part of the price of by the buyer, shall be bound, may refuse, must honor his commitment, shall request the carrier। कह रहा है कि जो unpaid seller है वो चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकता है कि हम हाफ पार्ट तो भले ही आपको डिलीवरी दे चुके हैं पर बाकी हाफ की आपको डिलीवरी नहीं देंगे। क्लियर? मतलब सिंपली बस इतना याद रखना कि राइट ऑफ लीन तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपने गुड्स को होल्ड करके रखा है, और अगर आपने भले पार्ट डिलीवरी दे दी पर बाकी पार्ट के लिए आप राइट ऑफ लीन अप्लाई कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा बी, मे रिफ्यूज। नेक्स्ट, generally where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder, has to honor the entire contract, loses his lien, no, can supply defective goods, no। करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि भले आपने पार्ट डिलीवरी की पर बाकी जो गुड्स की डिलीवरी बची है उस पर आप राइट ऑफ लीन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख गया कि ठीक है बायर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्योंकि आप अनपेड सेलर हो तो आप राइट ऑफ लीन पार्ट गुड्स पे भी और पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप उस गुड्स को देने से मना कर सकते हो। नेक्स्ट, in which of the following cases the unpaid seller does not loses his right of lien? देख लेते हैं। when he delivers the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission of the buyer, तो यहाँ पे तो वो right of lien lose कर देगा, क्योंकि देखो आगे लिखा है विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। आपने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल भी नहीं होल्ड करके रखा तो एज पर सेक्शन 49 आप अपना राइट ऑफ लीन लूज कर जाओगे। when the buyer or his agent lawfully obtains possession of the goods, जब गुड्स का पोजीशन बायर को मिल ही गया या उसके एजेंट को मिल गया तो भी राइट ऑफ लीन टर्मिनेट हो जाता है। when seller himself waives the right of lien, when seller obtains a decree for the price of goods। करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि इन तीनों ही केसेस में राइट ऑफ लीन वो लूज कर जाता है बट लास्ट केस में नहीं। नेक्स्ट, where the unpaid seller has obtained a degree for the price of goods, the right of lien can be exercised। Next, where the unpaid seller has parted with the goods by handing it over to a carrier for transmission and the goods are in transit, he can claim possession thereof। This right is called right of lien, no। राइट ऑफ लीन में बस इतना याद रखना कि जब तक आप गुड्स के पोजीशन में हो, मतलब जब तक आपके पास गुड्स है तब तक ही आप राइट ऑफ लीन अप्लाई कर सकते हो। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, यस, अगर गुड्स का पोजीशन आपके पास से चला गया है, स्टिल आप क्या हो, अनपेड हो, और अभी गुड्स जो है बायर के पास पहुंचा नहीं है, गुड्स कहाँ है, रास्ते में, दैट इज इन ट्रांजिट, तो उस केस में आपके पास राइट है कि आप अपने गुड्स को होल्ड करके रख सकते हो, और उस राइट को कहते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कि जो गुड्स रास्ते में है उसको रोकने का राइट। नेक्स्ट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द अनपेड सेलर वेयर ही हैज लॉस्ट हिज राइट ऑफ लीन। जैसे आपने राइट ऑफ लीन लॉस किया क्योंकि आपने गुड्स का पोजीशन दे दिया है पर अभी तक वो बायर को मिला नहीं है, ठीक है, बट है तो ट्रांजिट में ना, तो अब इस केस में आप राइट ऑफ लीन अप्लाई नहीं करोगे, आप कौन सा राइट अप्लाई करोगे, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नेक्स्ट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर वेयर द बायर, जहां बायर इंसॉल्वेंट होता है ना वही हम राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हमें पता है कि हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा। राइट ऑफ लीन भी तभी अप्लाई करते हैं जब आपको पता चल जाए कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। अब बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और जब आपको पैसा नहीं मिलता तब आप अपने गुड्स को होल्ड करते हो। नेक्स्ट, if after the arrival of goods at their destination carrier or other bailey acknowledges to buyer or his agent that he holds goods on his behalf and continues possession of the goods, तो उस केस में जो ट्रांजिट है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, इज एट एन एंड। अब गुड्स आपका ट्रांजिट में नहीं है, अब ये माना जाएगा कि आपने गुड्स होल्ड करके रखा है बायर के बिहाफ पे।
Next, if goods are rejected by the buyer and the carrier or other bailee continues in possession of them, the seller has refused to receive them back, then transit is at an end, is deemed to be at an end, is not deemed to be at an end. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मान लो गुड्स बायर ने रिजेक्ट कर दिया और बायर के बिहाफ पे जो कैरियर या जो भी बेली था वो भी गुड्स होल्ड करके रखा है एंड द सेलर इज रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक। अब सेलर कह रहा है कि नहीं भैया वो गुड्स हम भी नहीं लेंगे, तो उस केस में जो गुड्स इन ट्रांजिट है क्या वो ख़त्म होगा? नहीं, वो ख़त्म नहीं होगा। इज़ नॉट डीम्ड टू बी एट एन एंड, नहीं माना जाएगा कि जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड्स एट देयर डेस्टिनेशन carrier or other bailee acknowledges to buyer or his agent that he holds goods on his behalf and continues possession of the goods, the transit is at end even if the buyer indicates further destination for the goods to the carrier, only when the buyer takes delivery of the goods, only when the buyer is insolvent, only when the seller's agent takes delivery of goods। अब सिंपली देखो क्या होता है कि अगर गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गया और बायर को जो कैरियर है या बेली है उसने इन्फॉर्म भी कर दिया कि देखिए हमने आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ना ट्रांजिट खत्म हो जाता है। फिर भले उस केस में बायर ये बोले कि आप दूसरे डेस्टिनेशन पे उस गुड्स को भेज दीजिए, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ द कैरियर ऑफ बेली रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर, ये डिलीवर है द गुड्स ऑफ द बायर और हिज एजेंट, तो उस केस में क्या ट्रांजिट एंड हो जाएगा? हाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो कैरियर और बेली मतलब जो मीडिएटर था जिसने गुड्स होल्ड करके रखा था उसने मना कर दिया, गलती से मना किया कि हम आपको गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे, बट स्टिल यहाँ पे ट्रांजिट क्या हो, यहाँ क्या माना जाएगा कि जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट, सब सेल बाय द बायर विथ सेलर्स कंसेंट लीड्स टू लॉस ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रू, क्या कह रहा है कि अगर बायर ने सब सेल कर दिया, मतलब अगर बायर के पास जो गुड्स आया उसने उसको सेल कर दिया किसी तीसरे को, तो अब उस केस में, और ये जो सेल किया है वो सेलर्स के कंसेंट से किया है, तो इस केस में जो सेलर है उसके पास ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट था ये तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टी जिसने परचेज किया है उसने गुड फेथ में परचेज किया है। क्लियर? नेक्स्ट, S sells certain goods to B of Bombay. The goods are handed over to the railways for transmission to B. In the meantime, B sells the goods to a third party T for consideration without the consent of S. B becomes insolvent. तो अब इस केस में सिंपली क्या होगा कि S जो है राइट ऑफ स्टॉपेज अप्लाई कर देगा इन ट्रांजिट। उसके पास ये ऑप्शन तो रहेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि S एक पार्टी है जिसने गुड्स किसको सेल किया है? B को। द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द रेलवेज फॉर ट्रांसमिशन टू बी, हमने रेलवे के पास गुड्स छोड़ा कि वो बी को गुड्स पहुंचा देगा। अब मेन टाइम में बी ने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को गुड्स बेच दिया जो कि टी है। क्लियर? बट उसने एस से कंसेंट नहीं ली थी, एस से परमिशन नहीं ली थी, और एस को क्या पता चला कि ले बी तो इनसॉल्वेंट हो गया। तब इस केस में एस के पास अब भी ये राइट है, वो रेलवे से ये कह सकता है कि आप ये जो गुड्स है इन ट्रांजिट उसको रोक दो, उसको अब बी बायर को मत दो। क्यों? क्योंकि अब बी इनसॉल्वेंट हो गया, आपको पैसा तो मिलेगा नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे जो ये बी है बायर, इसने सेलर की कंसेंट से बेचा होता थर्ड पार्टी को, तो उस केस में राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई नहीं होता। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, right of stoppage in transit may be exercised by the unpaid seller by taking actual possession of goods, giving notice of his claim to carrier bailee who holds the goods, either A or B, both A and B। आइदर हो सकता है, मतलब सिंपली इसमें क्या होता है कि जो अनपेड सेलर है वो ये चाहता है कि चाहे तो उसको एक्चुअल पोजीशन मिल जाए गुड्स की, या वो नोटिस दे देता है ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर और बेली हु होल्ड्स द गुड्स, मतलब जिन्होंने बायर के बिहाफ पे गुड्स होल्ड करके रखा है उनको भी नोटिस देने से चलता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज not affected by any sale or other disposition of the goods made by buyer unless buyer becomes solvent, buyer obtains delivery of goods before destination, seller has assent to such a sale। अगर सेलर ने परमिशन दी थी बायर को तो उस केस में ना फिर ना तो सेलर राइट ऑफ लीन अप्लाई कर सकता है और ना ही राइट ऑफ स्टॉपेज। क्यों? क्योंकि जब सेलर के कहने पे ही, मतलब सेलर की परमिशन से बायर ने किसी थर्ड पार्टी को सेल किया, तो थर्ड पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है उसने तो गुड फेथ में गुड्स खरीदा है, ठीक, तो उस केस में ना सेलर फिर राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अनपेड सेलर्स राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द बायर इज इंसॉल्वेंट। ट्रू, चाहे राइट ऑफ लीन हो चाहे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो, दोनों ही केसेस तब अप्लाई होते हैं ना जब आप अनपेड सेलर हो और दूसरा जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। नेक्स्ट, an unpaid seller can resell only when he is in possession of the goods either by
exercise of his lien on the goods, regaining possession from carrier by issuing a notice of stoppage in transit upon buyer's insolvency, both A and B, either A और B। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या है, चाहे तो फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो, दोनों ही केसेस में अनपेड सेलर गुड्स को रीसेल कर सकता है, और रीसेल तब कर सकता है ना जब उसके पास गुड्स हो। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, the word perishable in respect of goods under section 54 of the Sales of Goods Act means physically perishable, commercially perishable, both A and B, either A or B. Next, where under a contract of sale the property in good has passed to buyer and buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price, the seller can sue the buyer for payment of price of goods, damages for non-acceptance of goods, payment of other charges like insurance, forwarding, etc. all of the above। क्यों? क्योंकि देखो हमने तो बायर को गुड्स भेजा और बायर क्या कर रहा है कि जानबूझ करके निगलेक्ट कर रहा है कि नहीं हम तो गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तब इस केस में ना सेलर चाहे तो इसको सू कर सकता है, और सू करने के बाद वो जो चाहे प्राइस क्लेम कर सकता है, चाहे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, where under a contract of sale the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price, the seller can sue the buyer for the price of the goods if the property in goods has not passed to buyer, has passed to buyer, either A or B, remains with the seller। आप सिंपली देखो इसमें क्या है कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई होगी तभी तो आप सू कर रहे हो, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तब तो सेलर अपना गुड्स क्या करेगा, अपने पास रख लेगा और वो किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देगा। नेक्स्ट, तो सिंपली याद रखना कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है तब सेलर क्या करेगा ना कि बायर से प्राइस के लिए क्लेम करेगा कि आप हमें मेरा पैसा दे दो गुड्स का। नेक्स्ट, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द बायर इज पेबल, द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी एंड बायर wrongfully neglects or refuses to pay the price, the seller can sue the buyer for the price of goods। For this purpose, goods should be appropriated to the contract, need not be appropriated to the contract, should be delivered to the buyer, need not be delivered to the buyer। अब देखो यहाँ पर डिलीवरी की तो बात नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि डिलीवरी भेजी गई है, सिंपली कह रहा है कि द प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी एंड बायर wrongfully neglects और refuses to pay the price, मतलब बायर ने प्राइस पेमेंट करने से मना कर दिया। तो इस केस में ना भले ही गुड्स एप्रोप्रिएटेड हो या ना हो, हर एक सिचुएशन में सेलर सू कर सकता है बायर को। तो नीड नॉट बी एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जनरली व्हेन द बायर हैज पेड द प्राइस एंड सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, बायर कैन सू द सेलर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिलेड डिलीवरी ऑफ गुड्स, रिफंड ऑफ प्राइस ऑलरेडी पेड, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड, रिफंड ऑफ प्राइस ऑलरेडी पेड। क्योंकि सिंपली क्या कह रहा है कि बायर ने प्राइस का पेमेंट किया है और सेलर रिफ्यूज करा है कि हम आपको गुड्स नहीं देंगे, तो बायर क्या बोलेगा कि ठीक है हमने जितना पेमेंट किया एटलीस्ट आप उसका रिफंड कर दो। नेक्स्ट, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय सेलर और वेयर द बायर elects or is compelled to treat any breach of condition by the seller as breach of warranty, the buyer is entitled to reject the goods, set up against the seller the breach of warranty in diminution or extension of the price, sue the seller for damages for breach of warranty, either B or C। अब देखो क्वेश्चन में सिंपली ये कह रहा है कि जहाँ ब्रीच ऑफ वारंटी हुई, मतलब वारंटी तोड़ी गई बाय सेलर, और where the buyer elects or is compelled to treat any breach of condition by the seller as breach of warranty, या बायर को बोला गया कि नहीं यहाँ पे breach of condition भले हो रही है पर आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, as breach of warranty। तो उस केस में बायर के पास ये राइट है कि वो सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी, डिमिनिशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस, सू द सेलर फॉर डैमेजेस ऑफ द ब्रीच ऑफ वारंटी। वो गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन माना ही नहीं जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आइदर बी और सी। नेक्स्ट, in case of interest by way of damages and special damages in a suit by the seller under section 61, the interest may be calculated from, interest कब से calculate होगा, simply date on which the price was payable, जिस date से price pay होना था उस date से ही interest apply होता है। Next, when under a contract of sale buyer has paid the price but seller neglects to deliver goods, buyer has a right to claim interest on the amount of price। The buyer can claim interest only when he recover the price, only when he is entitled to claim damages, either A or B, both A and B, both A and B। क्योंकि देखो सिंपली यहाँ क्या कह रहा है कि बायर ने पेमेंट कर दिया है, तो बायर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है सिर्फ तब जब वो प्राइस की रिकवरी करे। भाई जब उसको पैसा मिलेगा जितना उसने पे किया तभी तो वो इंटरेस्ट के लिए बोलेगा, और दूसरा वो डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट,
If the goods are rejected by the buyer and the carrier or other bailee continues in possession of them, the transit, even if the seller has refused to receive them back, is deemed to be at an end, is not deemed to be at an end, continues both A, B and C. अब यहाँ पे वही कह रहे हैं ना कि बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिया और कैरियर और बेली ने गुड्स को होल्ड करके रखा है. द ट्रांजिट इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज टू रिसीव देम बैक, भले सेलर उसको लेने से मना कर दे बट स्टिल ये माना जाता है कि ये अभी भी ट्रांजिट में, ये खत्म नहीं हुआ. तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट, इन एन ऑक्शन सेल ऑफ गुड्स द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस. उस केस में सेल क्या होती है, वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द बायर. बायर चाहे तो उसको कंटिन्यू करे, बायर चाहे तो उसको डिसकंटिन्यू करे. नेक्स्ट, an auction sale is complete on the delivery of goods, payment of price, fall of hammer. In the case of sale of auction, auction मतलब क्या, नीलामी, जहाँ बोली लगती है. सबने मूवी में देखा होगा ना, मूवी में दिखाता है कि जब नीलामी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्या होती है कि बोली लगती है, कोई 25 लाख, कोई 26 लाख, कोई 30 लाख, इस तरीके से बोली लगाते हैं और जिसकी हाईएस्ट बिड होती है उसके लिए 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख 3 जो हैमर फॉल करके अनाउंसमेंट होती है. तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही तीसरी बार हैमर फॉल होगी, ये माना जाता है कि जिसने लास्ट बिड की वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट, इन द केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन वे गुड्स आर पुट फॉर सेल इन लॉट्स, ईच लॉट इज प्राइमा फेसी द सब्जेक्ट ऑफ a single contract of sale, a separate contract of sale, either A or B, both A and B. करेक्ट आंसर क्या होगा, आइदर ए और बी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर सेल ऑफ ऑक्शन हो रहा है वह गुड्स आर पुट फॉर सेल इन लॉट्स, जहां हमने गुड्स को किस में रखा है कि वो लॉट्स में बिके. ईच लॉट इज प्राइमा फेसी द सब्जेक्ट ऑफ, उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में भी. नेक्स्ट, इन द केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन द सेलर ऑफ गुड्स हैज अ राइट टू बिड एट द ऑक्शन with the permission of the auctioneer only when the right to bid has been expressly reserved. सेलर के पास जो गुड्स बेच रहा है उसके पास भी ये राइट है कि वो बिडिंग कर सकता है सिर्फ तब जब ये राइट उसको एक्सप्रेसली मिला हो. नेक्स्ट, where a right to bid at the auction has been expressly reserved by the seller can depute not more than one agent to bid on his behalf, not more than two agents. सिर्फ एक ही एजेंट आप रख ही सकते हो सिंपली. मतलब कई बार क्या होता है ना कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको भी इस प्रॉपर्टी में खुद इंटरेस्ट होता है, तो वो भी अगर चाहे तो वो एक्सप्रेसली अगर उसको ये एक्सप्रेस फॉर्म में कहीं राइट मिला है, मतलब उसने कहीं एक्सप्रेसली रिजर्व किया अपना राइट कि वो खुद भी बोली लगा सकता है, तो वो एक एजेंट के थ्रू बोली लगाएगा. Next, in case of sale by auction, a bid can be recalled at any time before the fall of hammer. Correct? Next, in the case of sale by auction, as soon as a hammer falls, goods become the property of the buyer, even if there is a condition that the goods shall be removed before payment, only on payment, only if there is a condition that the goods shall not be removed before payment, only on delivery. Simply correct answer होगा A, क्योंकि कह रहा है even if there is a condition that goods shall be removed before payment. यहाँ पेमेंट की बात ही नहीं होती, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है, बिडिंग की. जो हाईएस्ट बिडिंग करेगा उससे वो गुड्स बिलोंग करेगा. क्लियर. नेक्स्ट, where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of seller, it shall not be lawful for the seller to bid for himself, to employ any person to bid at such sale, either A or B, neither A or B. क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाँ सेल नोटिफाइड नहीं होती है टू बी सब्जेक्ट टू राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, मतलब सेलर ने अगर ये एक्सप्रेसली रिजर्व नहीं किया राइट, तो उस केस में ये लॉफुल नहीं है कि वो खुद बिड करे या किसी एजेंट के थ्रू बिडिंग कराए. करेक्ट आंसर होगा सी, ईदर ए और बी. नेक्स्ट, where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of seller and the auctioneer knowingly takes any bid from the seller or any such person, the sale shall be treated as by the buyer unlawful, illegal, immoral or fraudulent. Correct answer क्या होगा, immoral. Next, an act by which an intending bidder is discouraged or dissuaded from bidding in the auction sale is called puffer, डैम्पिंग, डंपिंग, नॉकआउट. करेक्ट आंसर होगा डैम्पिंग. ये सब सीधे सीधे डेफिनेशन बता रहा है. नेक्स्ट, डैश इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बायर्स टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन अमंग देमसेल्व्स एट एन ऑक्शन सेल, नॉकआउट अग्रीमेंट. नेक्स्ट, इन प्रिटेंडेड बिडिंग सेल इज, प्रिटेंडेड बिडिंग में सेल हमेशा क्या होती है, वॉइडेबल होती है एट द ऑप्शन ऑफ द बायर. नेक्स्ट, इन एन ऑक्शन सेल द प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड टू बी सिंपली हाईएस्ट बिडर, जो हाईएस्ट बिडिंग करेगा उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी. नेक्स्ट,
On auctioneer will be liable for damages if the auctioneer has no authority to sell the goods, if there is a defect in principal's title, if the buyer's possession is disturbed by auctioneer principal or auctioneer himself. Correct answer क्या होगा? D, all of the above. Sale of goods का last question. Unless excluded by an agreement to the contrary, whereafter a contract has been made but before it has been performed, excise duty is increased. The buyer would have to pay increased price. The seller cannot charge increased price. The seller can charge increased price. Both A and C. Correct answer होगा D, both A and C. Buyer को पे करना पड़ेगा, seller चाहे तो उसको increase कर सकता है. Clear? अब देखो ये टोटल 182 MCQ से रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट. इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चंस डालेंगे और ये जितने भी MCQs हैं ना, हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है. एमकॉम एंट्रेंस की बात करें, CMA फाउंडेशन, UGC नेट, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत रेलेवेंट है. जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड कोई भी एग्जाम देखोगे ना, तो वहाँ BRF दैट इज़ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कवर करता ही है, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड सोगा दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ये तीन तो कवर करता ही करता है, इसके MCQs आते ही आते हैं. क्लियर? आज के क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. अब अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. हम नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप एक्ट से इसी तरीके से बहुत सारे MCQs अपलोड करने वाले हैं. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.